सफलता एक चुनौती है, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं बीके गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे 1500 सवाल कवर करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग 50 सवाल कवर कर चुके हैं। तो आज मैं चलेगा सवाल नंबर 51। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 51 आज का सबसे पहला सवाल है, वो भी अलजेब्रा से है। ठीक है, तो सवाल देखिए क्या बोल रहा है। सवाल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 24 तथा ए बी इक्वल टू 6 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। ये मेरे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को आप वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुटिंग कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ए का मान अगर हम 2 रखते हैं और बी का मान अगर 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 तो आ रहा है। ठीक है, ए का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 24 तो नहीं आ रहा है। इसीलिए आप यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं जो वैल्यू पुटिंग से नहीं बनता है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्क्वायर को बराबर को उस साइड भेज देंगे, ठीक है, ए प्लस बी अगर स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजते हैं तो रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ता है, रूट। तो रूट चढ़ा दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस बी का मान कितना आ गया, इतना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, अब यहाँ पे कुछ पुटिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 24। तो यहाँ पे 24 रख दीजिए प्लस 2 ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 6, यहाँ पे 6 रख दीजिए। ठीक है, ए प्लस बी इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24 और 6 दूनी 12। ठीक है, 12 और 24 36 यानी ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का मान आ जाएगा 6, चूँकि 6 का स्क्वायर ही 36 होता है, यानी कि 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, यानी ए प्लस बी का मान कितना आ गया 6। अब हमको सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, ए प्लस बी का मान आ गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान दिया हुआ है, ए बी बराबर 6 दिया हुआ है। तो आपको एक फॉर्मूला और आने चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मान ही निकालना है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। ए प्लस बी का मान कितना आया था 6, ठीक है, 6 पुट कीजिए, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 24। डायरेक्ट हम यहाँ पे 24 पुट कर देते हैं और माइनस ए बी है तो माइनस दे दिए। ए बी का मान कितना था, ए बी का मान था 6, तो यहाँ पे हम 6 रख देते हैं। ठीक है, 6 24 में से 6 जाएगा तो 18 बचेगा। कितना बचेगा, 18 और 18 छक 96। ये मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। कितना ईजी था, कुछ नहीं था, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए सवाल कभी कभी ऐसा देता है कि आप वैल्यू पुटिंग से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है, फॉर्मूला दे दिए, आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 52 नंबर सवाल। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। तो बोलिएगा सर ठंडा के दिन में तो पसीना भी नहीं चलता है, तो इतिहास कैसे बदलेगा। तो देखो भाई, यहाँ पे पसीना का मतलब है मेहनत, यानी आप जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत ही सब कुछ है जो आपको सफलता की कदम चुमाएगी। ठीक है, इसीलिए मेहनत करते रहिए। ऐसा मेहनत नहीं कि बस दिन भर मेहनत कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है, ऐसा पढ़ाई कीजिए। आप दिन में मत मात्र 4 घंटा 5 घंटा ही पढ़ाई कीजिए, लेकिन ऐसा कीजिए कि पूरा टाइम आप मतलब 24 आवर पूरा मेकअप कर दे। ठीक है, ऐसा पढ़ाई कीजिए। तो देखिए आज का सवाल चलते हैं, 52 नंबर सवाल। 52 नंबर सवाल क्या चीज़ है, SI CI से है। ठीक है, देखिए सवाल बोल रहा है ब्याज की एक ही दर से 5000 रुपये के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। देखिए जब भी आपका सवाल में पूछता है, एग्जाम जब पूछेगा आपका अंतर पूछेगा 3 साल का 2 साल का, नॉर्मली 3 साल का, नॉर्मली 2 साल का और 3 साल का पूछता है। ठीक है, इससे ज़्यादा अधिक नहीं पूछेगा, नहीं से कम पूछेगा। 2 साल का पूछेगा 3 साल का, इसलिए यहाँ पे देखिए 2 साल का दिया हुआ है।
तो हम आपको एक अभी सिर्फ फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है, उस पर आप फोकस कीजिए। ब्याज की एक ही दर से 5,000 रुपये के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया, तो ब्याज की वार्षिक दर 2 वर्ष का, ठीक है, कितना दे रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और SI और CI का अंतर पूछ रहा है, कितना, 2 वर्ष का। 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए होता है, क्या होता है, यहाँ पे देखिए SI यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और CI का अंतर यानी कि डिफरेंस, ठीक है। फॉर्मूला होता है PR² बटा 100 का स्क्वायर, ठीक है। इसे को आप नोट कर लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में अगर पूछेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको पुट करना है और आंसर लाना था। देखिए SI और CI का अंतर कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया है, यानी दोनों के बीच का कितना अंतर रुपया है, तो 72 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ब्याज की एक ही दर से 5,000 रुपये है, ये जो रुपया दिया हुआ है ना, ये मेरा मूलधन है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे कि आप बैंक में जब कोई पैसा जमा करते हैं, मान लीजिए आप बैंक में जमा किए आप 5,000 रुपये, नॉर्मली 5,000 रुपये जमा किए हैं, बैंक में जमा किए हैं आप, और 2 साल में बढ़कर आपका हो गया 10,000 रुपया, कितना, 10,000 रुपया हो गया, ठीक है। कितना वर्ष में, तो 2 वर्ष में। जब आप कोई वस्तु को बैंक में जब पैसा को जब आप जमा करते हैं तो वो मेरा प्रिंसिपल कहलाता है, यानी कि मूलधन कहलाता है, और जो मेरा बढ़ जाता है, ठीक है, ये टोटल अमाउंट कहलाता है, क्या कहलाता है, अमाउंट, AMOUNT। और जितना बढ़ा, कितना बढ़ गया, तो 5,000 रुपये बढ़ा, ये जो 5,000 रुपये बढ़ा ये मेरा SI है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ये मेरा ब्याज निकला, ठीक है। चूँकि हम जमा किए दिए थे कितना, 5,000 रुपये बैंक को, और मेरा 2 साल में 10,000 रुपये कर दिया, कितना कर दिया, 2 साल में 10,000 रुपये कर दिया, तो कितना बढ़ गया, तो 5,000 रुपये बढ़ गया। जो 5,000 रुपये बढ़ा हुआ मेरा SI है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। और जो मेरा टोटल हो गया, इसको हम अमाउंट बोलते हैं, इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन, ठीक है, इसको हम मूलधन बोलते हैं, मूलधन, इसको ब्याज बोलते हैं, SI यानी कि साधारण ब्याज, और इसको अमाउंट मतलब होता है हिंदी में मिश्र धन, क्या होता है, मिश्र धन, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे समझ गए। तो ये जो मेरा है 5,000 रुपया 2 वर्ष के बाद, ठीक है, यानी 2 वर्ष में, यानी कि जो 5,000 रुपया ये मेरा क्या है, मूलधन है, ठीक है। आप यहाँ पे इतना लेके चलना है। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ दिया हुआ था प्रिंसिपल P, कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपये, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। हमको निकालना क्या है, तो हमको दर, यानी कि दर क्या मतलब होता है, रेट, ठीक है। रेट हमेशा परसेंट में होगा, क्या होगा, रेट हमेशा परसेंट में होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो R² तो निकालना ही है, रेट निकालना है, ठीक है, R² रख दिए, 100 का स्क्वायर यानी कि 4 0। अब देखिए यहाँ पे काट दीजिए, 2 0 0 0 0 0, 5 से 10 2 बार में, और 72 दूनी क्या होता है, 4 7 दूनी 14, यानी 144, यानी R² का मान कितना निकल गया, 144। तो R का मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर बराबर की साइड चढ़ेगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 144, यानी R का मान कितना आ जाएगा, 12, यानी रेट में कितना निकल गया, 12%। हम आपको क्या बताएं, रेट हमेशा परसेंट में होता है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेट जो निकलेगा मेरा 12%, ठीक है। देखिए SI और CI का जो अंतर होता है वो 2 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए था, ये 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। SI और CI का अंतर फॉर्मूला होता है PR² 100 का स्क्वायर। आपको प्रिंसिपल दे देगा, कभी रेट पूछेगा, रेट दे देगा, प्रिंसिपल पूछेगा, ठीक है, बस 2 ही काम होता है, प्रिंसिपल दे दिया, रेट पूछ दिया, यहाँ पे रेट दे सकता है और प्रिंसिपल पूछ देगा, ठीक है। और देखिए 3 वर्ष के लिए होता है, यहाँ पे 3 वर्ष के लिख लीजिए, 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब आपको 3 वर्ष के लिए पूछ देगा तो फॉर्मूला होता है PR² 300 + R बटा 100 का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। PR² 300 + R बटा 100 का क्यूब, इसको आप 3 वर्ष के लिए होता है, SI और CI का अंतर, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 53 नंबर सवाल, ठीक है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। पूरा सुनिएगा। अच्छा एक बात ये जान लीजिए कि नदी कभी अपना पानी नहीं पीता है और वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है, यानी कि नदियाँ न पिए कभी अपना, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, और वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान। आपको पता है कि हम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, ठीक है।
तो जब हम लोग गए थे ना, एक बार गए थे, ठीक है, तो हम लोग इस गीत को गवाया जाता था कि नदियाँ न पिए कभी अपना जल और वृक्ष को खाए न कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे। ठीक है, इसलिए सच्चा इंसान बनिए, लाइफ में बहुत आगे तक जाइएगा। तो आइए सवाल नंबर जाते हैं, 53 नंबर सवाल। ठीक है, सवाल देखिए क्या बोल रहा है। राम तथा गोपाल के पास धनराशि 7:17 के अनुपात में, और गोपाल तथा कृष्णा के पास जो धनराशि है ना वो 7:17 है। यानी कि जो राम तथा गोपाल के पास धनराशि का जो अनुपात है वो गोपाल तथा कृष्णा के पास भी उतना ही धनराशि है। देखिए 7:17। ठीक है, यदि राम के पास जो धनराशि 490 रुपया है तो कृष्णा के पास धनराशि क्या होगा? कृष्णा का धनराशि निकालना है। तो देखिए यहाँ पे राम तथा गोपाल के पास धनराशि कितना है, तो 7:17। यहाँ देखिए राम और गोपाल की बात कर रहा है। सबसे पहले राम और गोपाल का अनुपात कितना है, 7:17। ध्यान से देखिएगा, भागिए मत। ठीक है, बने रहिए, तरे रहिए एनटीपीसी तक। गोपाल तथा कृष्णा के पास धनराशि कितना है, गोपाल अनुपात कृष्णा कितना है, देख लीजिए उतना ही है, 7:17। ठीक है, और यहाँ पे राम के पास धनराशि 490 रुपया दे दिया है। अब यहाँ से पहले अनुपात निकाल लेते हैं। क्या निकालिएगा, राम, देखिए गोपाल, देखिए जब भी आपको यहाँ पे जैसे राम गोपाल इस अनुपात में आपको निकालना है ना, तो यहाँ पे गोपाल आना चाहिए, उसके बाद शुरुआत में भी गोपाल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गोपाल हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पे कृष्णा कर दी फिर उसके बाद गोपाल कर दिए, यहाँ पे आपका अनुपात जो निकलेगा वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, राम गोपाल, उसके बाद क्या आ जाएगा, कृष्णा का जो अनुपात आएगा। तो देख लीजिए हम आपको क्या बताए थे, जब भी 3, जैसे कि यहाँ पे देखिए A/B 3:2 है और B/C 4:3 है। अगर हम यहाँ से A/B/, ठीक है, A/B/C निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 4×12। क्या बताए थे कि इस जो लास्ट वाला नीचे वाला है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4×12, उसके बाद 4×2 8, उसके बाद लास्ट वाला को लास्ट के साथ, तो लास्ट वाला 3 है तो लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, 3×2 6। यहाँ से ABC का निकल गया। तो इसी तरह से यहाँ भी है राम कृष्णा गोपाल, तो यहाँ से फर्स्ट लगो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना है, 7×7 = 49। ठीक है, और 17×7 = 119। ठीक है, 17×7 = 119 और लास्ट वाला को लास्ट के साथ, तो 17×17 289। आपको पता होगा 17 का स्क्वायर 289 होता है। यहाँ से क्या निकल गया मेरा, तो राम गोपाल कृष्णा का अनुपात निकल गया। ठीक है, अब देखिए जो राम के पास जो धनराशि दे दिया है 490 रुपया, लेकिन अनुपात का मान कितना है राम का अनुपात है 49, गोपाल का 119 और कृष्णा का 289। लेकिन हमका राम का दे दिया, राम के पास कितना है 490 रुपया, तो राम का वैल्यू कितना दिया 49, यानी 49 का वैल्यू दे दिया है। 49 का वैल्यू है 490। ठीक है, यहाँ से एक का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 490/49। यहाँ से 49 से कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में, यानी एक का वैल्यू 10 निकल गया। अब हमको पूछ क्या रहा है सवाल में, जो पूछ रहा है वही निकालेंगे। तो कृष्णा के पास धनराशि क्या होगा, तो कृष्णा का मान कितना था 289। ठीक है, अनुपात में, तो एक का वैल्यू 10, तो 289 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 में 289 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2890। ये मेरा कृष्णा का क्या निकल जाएगा, धनराशि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए होंगे जो समझाना चाह रहे हैं, कुछ नहीं था। यहाँ से पहले रेशियो निकाल लीजिए, तीनों का जब रेशियो निकलेगा तो पहले राम का रेशियो दे दिया है, राम का जो रेशियो का मान तो दिया है लेकिन एक्चुअल वैल्यू में 490 दिया है। ठीक है, तो 49 का वैल्यू 490, यानी 49 का वैल्यू 490, तो 1 से 10 यानी 490, 49 से कितना बार कटेगा, तो 10 बार में कटेगा। ठीक है, यानी एक का वैल्यू 10, तो कृष्णा का पूछ रहा था, कृष्णा का कितना था, तो 289 था, तो 289 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 289 में 10 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 2890। तो अगला सवाल देखते हैं, 54 नंबर सवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर सवाल। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है। ठीक है, अगर आप लाइक नहीं करते तो मुझे लगता है कि नहीं बच्चे वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। आप लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ साइड में लाइक का बटन है उसको आप क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 54 नंबर सवाल, मूलधन तथा इसके वार्षिक में से धन। देखिए ये SI CI से है। ठीक है, यानी साधारण ब्याज से है,
मूलधन तथा इसके वार्षिक मिश्रधन का अनुपात दिया है 8:9 है, ठीक है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, रेट पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं थोड़ा सा एक बार डिटेल में, ठीक है। डिटेल में देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ से साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। साधारण ब्याज, ठीक है ना, साधारण ब्याज। हम अभी साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज का। साधारण ब्याज की बात करें, साधारण ब्याज का कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए आपको बेसिक ना जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा ना तो आप ट्रिक से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए बेसिक कुछ सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है बेसिक सीखना, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब जानते हैं प्रिंसिपल, पी से होता है प्रिंसिपल, PRINCIPLE। प्रिंसिपल का होता है हिंदी मूलधन, हम आपको बताए थे, ठीक है। ठीक है, मूलधन क्या होता है, मूलधन। इसके बाद डिटेल से भी बताएंगे। प्रिंसिपल हो गया, फिर यहाँ पे होता है ए, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं अमाउंट, AMOUNT। अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन, क्या होता है, मिश्रधन। आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद होता है आर से रेट, ठीक है। रेट का मतलब होता है दर, दर हमेशा क्या रहेगा, तो परसेंट में रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद होता है टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं समय, ठीक है। टाइम बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में। मुकेश अंबानी के पास भी 24 आवर है और हम लोग के पास भी 24 आवर यानी 24 घंटा है, ठीक है। उस 24 आवर में आप क्या करते हैं और उस 24 आवर मुकेश अंबानी क्या करता है, उसमें आप डिफरेंस देखिए, ठीक है ना। टाइम का मतलब होता है समय, ठीक है। टाइम का मतलब होता है समय। उसके बाद और क्या होता है, प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट। अब देखिए यहाँ से SI, अगर आपको बोले SI निकालने के लिए, ठीक है, SI कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल, जैसे कि देखिए यहाँ से देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे कि आप बैंक गए, ठीक है, बैंक गए, बोले बैंक साहब को बोले या फिर मैनेजर को कि सर आप मेरा 5,000 रुपया लीजिए, 5,000 रुपया, और उसके बाद आप 2 वर्ष में 20,000 रुपया 5,000 को बना दीजिए। या फिर वो ऑफर दिया होगा मैनेजर कि आप सर 5,000 रुपये जमा कीजिए, आपको 2 वर्ष में 20,000 रुपया हो जाएगा। बैंक मैनेजर आपको बोला, तो आप गए 5,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए, ठीक है। और 2 साल आप वेट करते 20,000 रुपया आखिरकार हो ही गया। तो आपका जब जमा किए 5,000 रुपया, अब 20,000 रुपया हो गया, तो बढ़ा कितना है, तो सर बोलेगा सर बढ़ा है 15,000। कितना बढ़ गया, 15,000 बढ़ा, ठीक है। 15,000 बढ़ा, तब ना दोनों के जोड़ के आया 20,000 रुपया। और जो 20,000 रुपया जो आया है ना, जैसे कि आप बैंक गए तो आप जमा किए 5,000 रुपया, तो जो जब जमा आप कर दिए तो उसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। इतना याद रखिए, क्या बोलते हैं, मूलधन। यानी कि इसको डिनोट करते हैं P से, प्रिंसिपल, ठीक है, P से प्रिंसिपल, मूलधन। जब आप बैंक गए 5,000 रुपये जमा किए तो उसको बोलते हैं मूलधन, प्रिंसिपल। और जो बढ़ गया, कितना हो गया, बैंक मैनेजर बोला कि आप 5,000 रुपये जमा कीजिए, आपका 2 साल में कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया हो जाएगा। तो जो 20,000 रुपया हो गया है ना, हो गया है, याद रखिए, हो गया है, ठीक है। जो हो गया है उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट, ठीक है। यानी कि इसको हम A से डिनोट करते हैं, क्या से, A से डिनोट करते हैं अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन बोलते हैं अमाउंट। ये जो मेरा हो गया वो मेरा अमाउंट है, और जो हम जमा किए हैं तो वो मेरा मूलधन है। और जो मेरा ये जो बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 5,000 में 15,000 जोड़ेगा तब ना 20,000 आएगा। ये जो मेरा बढ़ा है ना, यही मेरा होता है SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। ये मेरा है इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट 15,000 रुपये बढ़ा, तब दोनों के जोड़कर आ गया 20,000 रुपया, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए यहाँ से इतना तो समझ गए हैं, ठीक है। अब देखिए हम कुछ बताते हैं, जैसे कि अगर आपको बोले कि फॉर्मूला होते कुछ, इसको आप नोट कर लीजिए, या फिर आप इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको यहाँ से बोले, ठीक है, क्या बोलेगा, यहाँ से आपको अगर बोले कि निकालना है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है P गुने R गुने T बटा 100, यानी कि प्रिंसिपल रेट गुने टाइम बटा 100 कीजिएगा तो मेरा क्या निकलेगा,
SI निकलेगा। क्या निकलेगा? SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब यहीं से आपको बोले प्रिंसिपल निकालने के लिए, फिर उसके बाद बोलेगा रेट निकालने के लिए, फिर उसके बाद बोलेगा टाइम निकालने के लिए। तो यहाँ से जब आप प्रिंसिपल निकालिएगा तो ये जो 100 है SI में गुना हो जाएगा, तो SI गुने 100 बटा R गुने T। आप इतना जान लीजिए कि जब भी आपको P निकालने बोले, जब भी आपको रेट निकालने बोले, जब भी आपको टाइम निकालने बोले, तो SI गुने 100 हमेशा ऊपर रहेगा। कहाँ रहेगा? ऊपर, ठीक है, ऊपर रहेगा। अब यहाँ से बोलेगा अगर आपको रेट निकालने के लिए, तो SI और 100 हमेशा ऊपर रहेगा, बस इतना जान लीजिए। और जो बचेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। यानी कौन बचा? प्रिंसिपल बचा गुने टाइम बचा, यानी कि मूलधन और समय, ठीक है। यहाँ से फिर P निकल गया, R निकल गया, फिर T निकालेंगे। T निकालेंगे तो SI हमेशा ऊपर रहेगा, SI 100। उसके बाद क्या निकलेगा? यहाँ रेट निकलेगा और प्रिंसिपल निकलेगा। यानी कि ये मेरा क्या हो गया? टाइम निकालने का फॉर्मूला, रेट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। देखिए ये मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये आपको बेसिक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं जानते, ठीक है। आपको सिर्फ ट्रिक जानने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। यहाँ से SI, प्रिंसिपल, रेट और टाइम निकल गया। जब भी आपको प्रिंसिपल निकाले तो SI 100 ऊपर रहेगा, जो बचेगा वो आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था। एक फॉर्मूला और होता है अमाउंट का, जैसे कि हम आपको बताए थे अमाउंट बराबर होता है P प्लस I, यानी P प्लस I यानी कि I मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है ना। जब आप प्रिंसिपल यानी मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़िएगा तो मेरा क्या निकलेगा? अमाउंट निकलेगा। जैसे कि देखिए हम आपको क्या बताए थे, जब आप बैंक गए थे 5,000 रुपये लेके जमा करने के लिए, बैंक मैनेजर आपको बोला था 5,000 रुपये जमा कीजिए, 2 साल में आपका 20,000 रुपया हो जाएगा। तो 5,000 रुपये आप जमा किए तो 2 साल में कितना हो गया? 20,000 रुपया। तो कैसे हो गया? ये आपको हम क्या बोले थे कि ये मेरा प्रिंसिपल था, ये मेरा इंटरेस्ट था। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है? 5,000 रुपया। इंटरेस्ट कितना निकला था? 15,000 रुपया, ठीक है, 15,000। अब दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा? 20,000 आ रहा है ना। तो ये जो 20,000 क्या निकला है? अमाउंट निकला है। तो हमको क्या बताए थे? यहाँ पे देखिए 20,000 क्या है? अमाउंट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है A बराबर P प्लस I, यानी कि प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, इंटरेस्ट जोड़िएगा तो मेरा क्या निकलेगा? अमाउंट निकलेगा, ठीक है। इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं सवाल की ओर, ठीक है। इस फॉर्मूला कुछ याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं सवाल की ओर। देखिए एक सवाल को बताने के लिए कितना चीज़ आपको बताना पड़ा है, बहुत ज़रूरी है बताना। नहीं बताएंगे तो फिर आप सीखिए कैसे, फिर एग्ज़ाम कैसे पास कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम को पास करवाना है, ठीक है, मेरा लक्ष्य है। तो सवाल देखिए, सवाल बोल रहा है मूलधन तथा इसके वार्षिक मिश्रधन का अनुपात 8:9 है, ठीक है। यानी कि मूलधन आपको क्या बताए थे? प्रिंसिपल, याद रखिए, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और मिश्रधन यानी कि अमाउंट। तो प्रिंसिपल मूलधन इसको हम ले लेते हैं P, उसके बाद वार्षिक मिश्रधन का अनुपात, ठीक है, दोनों का देखिए रेशियो दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल का और अमाउंट का। अमाउंट मतलब मिश्रधन का अनुपात कितना है? 8:9 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल दे दिया है 8 और अमाउंट कितना दे दिया है? 9 दे दिया है, ठीक है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? हाँ, आपको अभी इससे पहले कुछ देर फॉर्मूला बताए थे, A बराबर P प्लस I, यानी कि जब आप प्रिंसिपल और अमाउंट को जोड़िएगा तो मेरा क्या निकलेगा? मिश्रधन निकलेगा, यानी कि अमाउंट निकलेगा, ठीक है, अमाउंट निकलेगा। यहाँ से देखिए प्रिंसिपल कितना दिया? 8 और अमाउंट दे दिया है 9, यानी अमाउंट 9 है और प्रिंसिपल 8 है और निकालना क्या है? I। तो यहाँ से I कितना निकल जाएगा? तो 9 में से 1 जाएगा, तो यानी कि 9 में से 1 जाएगा तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि मेरा जो SI निकला है I, मेरा कितना निकल गया? 1 निकल गया, ठीक है, 1, यानी कि इंटरेस्ट निकल गया 1, यानी कि SI कितना निकल गया? SI निकल गया 1, ठीक है, यानी ब्याज कितना निकल गया? 1। अब हमको निकालना क्या है? अब हमको निकालना है रेट। तो देखिए रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला क्या बताए थे? रेट का फॉर्मूला होता है जब भी रेट या प्रिंसिपल या फिर टाइम निकालिएगा तो SI और गुने 100 हमेशा ऊपर रहेगा और जो बचेगा प्रिंसिपल और टाइम वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो SI कितना है देख लीजिए, यहाँ पे SI दिया हुआ है 1, यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, गुना 100 बटा प्रिंसिपल कितना आया था? प्रिंसिपल है 8। और देखिए टाइम से दिया हुआ नहीं, लेकिन वार्षिक दिया हुआ, वार्षिक मतलब 1 साल, 1 वर्ष, ठीक है। टाइम की जगह 1 साल दे देंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 बटा 8। आप काटिए, 4 बार में काटिए,
तो 4 से 25 बार में और 4 से 2 बार में, ठीक है, यानी कि 25/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12.2%। तो रेट हमेशा क्या किस में होता है, तो परसेंट में होता है, यानी कि रेट कितना निकल गया, रेट मेरा निकला है 12.2%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समझ गए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, तो फिर 55 नंबर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है 55 नंबर सवाल, ठीक है। 55 नंबर जो सवाल है वो टाइम एंड वर्क से बहुत अच्छा सवाल है जो पूछा गया सवाल है। सवाल बोल रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिन में, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिन में, तो यहाँ मैं जैसे जैसे सवाल बोल रहा हूँ वैसे वैसे मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ए प्लस बी मिलकर कार्य को कितना दिन में, तो 72 दिन में, 72 डे मतलब डी मतलब डे, ठीक है। बी तथा सी मिलकर 120 दिन में, बी तथा सी यानी बी प्लस सी मिलकर 120 डे में यानी कि दिन में, तथा ए तथा सी मिलकर 90 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए तथा सी मिलकर कितना दिन में, 90 डे में कर सकता है। तो ए प्लस यानी ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी कितना दिन में समाप्त करेगा, यानी कि समय बताइए, यानी टाइम बताइए, ठीक है। तब देखिए आप, यानी ए प्लस बी मिलकर 72 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 120 दिन में, और सी प्लस ए यानी कि ए प्लस सी मिलकर 90 दिन में। अब हमको निकालना है टोटल काम, निकालना है टोटल काम कितना था जो समय लगा, ठीक है। तो टोटल काम निकालने के लिए हम एलसीएम लेंगे। जब तीनों का एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, तीनों का एलसीएम लीजिएगा 72, 120 और 90 का। देखिए आप यहाँ पे जब आप लीजिएगा जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 120 है, तो 120 का आप काउंटिंग कीजिए यानी कि उसका पहाड़ा पढ़िए। 120 यानी कि 120 दूनी 240, 120 दिया 360, 360 जो है तीनों से कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे कट रहा है, यानी कि 360 जो है मेरा एलसीएम होगा, ठीक है, इन तीनों का। अब 72 से 360 कितना बार में, तो 72 से 360 5 बार में। 120 से 360 कितना बार में, तो 120 से 360 3 बार में, ठीक है। और 90 से 360 4 बार में, ठीक है। यानी ए प्लस बी, अगर देखिए ये जो मेरा कितना निकल गया, आपको टोटल वर्क निकल गया, ठीक है, ये मेरा टोटल वर्क आपको पता है, लेकिन ये जो निकला है ये मेरा एक दिन का काम निकला। अगर ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करेगा तो 72 दिन में कितना काम करेगा, तो 360 काम करेगा, 72 पचे 360। अगर बी प्लस सी एक दिन में तीन काम करता है तो 120 दिन में 360 काम करेगा, क्योंकि 120 दिया 360, ठीक है। अगर ए प्लस सी मिलकर 90 दिन में, ए प्लस सी मिलकर एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन का काम निकला है, ठीक है, तो 90 दिन में कितना काम करेगा, तो 90 चक 360, यानी जो मेरा निकलता है वो एक दिन का काम निकलता है, ठीक है। इन तीनों का ये जो मेरा निकला है वो एक दिन का काम है, ठीक है, एक दिन का काम। अब देखिए आगे सवाल क्या बोल रहा है, ए तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे, एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी 2 गो है और ए 2 गो है और सी भी 2 गो है, तो यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, 5 3 8 और 8 4 12, क्या आ गया 12। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा, 2 कॉमन लेने के बाद बराबर 12, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 12 कितना बार में, 6 बार में। अब a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना निकल गया, 6 निकल गया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम करने का एफिशिएंसी है 6, तो 360 काम को कितना दिन में समाप्त करेगा वही तो निकालना है। तो अब निकालना ये है कि a प्लस बी प्लस सी टोटल काम कितना है, तो 360, और किस एफिशिएंसी से काम करेगा, तो वो 6 की एफिशिएंसी से काम करेगा, कितना 6 से, यानी 6 से, ठीक है। तो 6 हम बट्टा में कर देंगे, बटा 6, यानी कि 60 दिन में काम को समाप्त कर देंगे, कितना दिन में, तो 60 दिन में। ये जो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ रहे होंगे, समझे कि नहीं। ए प्लस बी का दिया हुआ था 72, फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है, समझा देता हूँ। ए प्लस बी का 72 दिन में काम करता है, बी प्लस सी 120 दिन में काम करता है, और ए प्लस सी 90 दिन में काम करता है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ था सवाल में। सबसे पहले तो हम टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि एलसीएम से ही टोटल काम निकलेगा। एलसीएम जो तीनों के लिए तो 360 आया, ठीक है,
72 पचे 360, 120 दिया 360 और 90 चक 360, यानी कि जो मेरा निकलता है वो मेरा एक दिन का काम निकलता है। क्या निकलता है? एक दिन का काम। अगर 72 A प्लस बी एक दिन में 5 काम करेगा तो 72 दिन 360 काम, बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करेगा तो 120 दिन में 360 काम। अगर A प्लस सी एक दिन में 4 काम करेगा तो 90 दिन में 360 काम। यहाँ से दो गो था तो 2A प्लस 2B प्लस 2C, 2 कॉमन ले लिए, A प्लस बी प्लस सी 12 आया टोटल जोड़कर एफिशिएंसी, ठीक है, यानी एक दिन का काम जोड़कर 12 आया था, काट दिए तो कितना आया? A प्लस बी प्लस सी का मान 6 आ गया, यानी कि A प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी का मान आ गया 6, क्योंकि हमको वही तो निकालना था, A B और C निकालना था, यानी A B C मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो A प्लस बी प्लस सी का कितना था? 6 था, तो 360/6 यानी कि 60 दिन में काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो फिर कितना नंबर सवाल है? 56 नंबर सवाल। नेक्स्ट है 56 नंबर सवाल, ठीक है। ये भी सवाल देखिए टाइम एंड वर्क से है, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी 3 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से, यानी सी की सहायता से मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों अब मिल गया, ठीक है, तीनों जुड़ गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे एक दिन में पूरा कर लिया। सी को अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? टाइम पूछ रहा है, ठीक है, दिन पूछ रहा है। तो देखिए ए किसी कार्य को 2 दिन में, यानी ए किसी कार्य को सबसे पहले 2 दिन में करता है। कितना दिन में? 2 दिन में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ए किसी कार्य को 2 डे में, ठीक है, और बी उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेता है। कितना दिन में? 3 दिन में। अब सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे एक दिन में पूरा कर लिया। सी की सहायता से मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों अब मिल गया, कितना दिन में काम कर दिया? तो एक दिन में, यानी इसको देखिए डी का मतलब होता है डे, यानी डे मतलब दिन, ठीक है, तो कर लिया। तो सी को अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए अब यहाँ पे क्या निकालना है? समय तो निकालना है, लेकिन हमको पता नहीं है ना टोटल काम कितना है। टोटल काम पता रहेगा तब ना निकालेंगे। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तीनों का, तो तीनों का जो एलसीएम लेंगे वो मेरा टोटल वर्क होगा। हम आपको बताए थे कि जब इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? तो एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा। 6, ये जो 6 है टोटल वर्क है। तो 2 से 6 कितना बार में? 2 से 6 3 बार में, और 3 से 6 2 बार में, 3 दूनी 6, और 1 से 6 बार में, ठीक है। ये जो मेरा निकला है वो मेरा एक दिन का काम है। इन लोगों के द्वारा एक किया गया एक दिन का काम है ये, ठीक है। जैसे कि अगर ए एक दिन में 3 काम करेगा तो 2 दिन में 6 काम करेगा। अगर बी एक दिन में 2 काम करेगा तो 3 दिन में 6 काम करेगा। अगर इन तीनों एक दिन में 6 काम करेगा, एक दिन में 6 काम करेगा तो एक दिन में 6 ही काम करेगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी टोटल कितना आ गया? 6। यहाँ पे देखिए ए का एफिशिएंसी कितना अकेले? 3 है, ये 2 है, ये बी का है 2। यहाँ देखिए ए का कितना है? 3, यहाँ पे 3 लिख दिए, ए का 3 है, ठीक है, ए का 3, और बी का कितना है? तो बी का है 2, तो 2 लिख दिए। अब देखिए तीनों का दिया हुआ था 6, जब ए अकेले 3 है और बी अकेले 2 है तो बचा कितना है? सिर्फ एक ही ना बचा, तो सी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा? 1। अब निकालना क्या है? तो सी को अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? क्योंकि तीनों को जोड़ने पर 6 आ रहा है ना, यानी ए का 3 था तो ए का 3 लिख दिए ऊपर, बी का ऑलरेडी 2 दिया हुआ तो 2 लिख दिए। 3 2 5, 5 पूर गया, टोटल कितना था? 6 था, 5 में से 6 में 5 गया तो 1 बचेगा, यानी सी का कितना हो जाएगा? 1। अब निकालना है क्या? सी का टाइम निकालना था। सी को अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो टाइम निकल गया सी को, टोटल वर्क कितना था? 6 था, और सी का एफिशिएंसी कितना है एक दिन काम करने का? तो 1 है, तो 1 से बटा कर देंगे, यानी कितना आएगा? 6, यानी सी जो है 6 दिन में काम को समाप्त कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, 57 नंबर सवाल, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए 57 नंबर सवाल, ठीक है। तो 57 नंबर सवाल भी रेशियो से सवाल है, ठीक है। देखिए सवाल बोल रहा है ए बी सी एक साझेदारी कंपनी में इतना रुपया, ठीक है, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,20,393 रुपया का मुनाफा अर्जित करते हैं, ठीक है, जिसे ए बी सी में इतना के अनुपात में बांटा गया है, यानी कि 5 3 1 के अनुपात में बांटा गया है। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी को कितना राशि मिलेगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर भी दिया हुआ है इधर, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले तो ए बी और सी का रेशियो दे दिया है, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात
सी का रेशियो कितना दिया है 5:3:1, ठीक है, रेशियो दे दिया है। अब देखिए इन तीनों जो देखिए यहाँ पे हम इन तीनों को ना x मान लेते हैं, यानी कि 5x कर लेते हैं, यहाँ पे 3x कर लेते हैं, काटेगा तो उतना ही आएगा 1x, यानी कि 1x यानी कि x लिख कुछ दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे और इन तीनों का योग कितना दिया हुआ है, इतना 1,20,393, यानी कि 5x प्लस 3x प्लस 1x इसकल टू कितना दे दिया है 1,20,393, ठीक है। अब तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 5 3 8 1 9 9x इसकल टू 1,20,393। x का मान कितना आ जाएगा 1,20,393 बटा 9। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो देखिए काटिए 9 से कितना बार में कटेगा, 9 से जब काटिएगा तो 9 एकम 9, ठीक है, बचेगा कितना 3 बचेगा, तो 30 हो जाएगा, 9 तिया 27, फिर 3 9 तिया 27, फिर 3, फिर 9 तिया 27, फिर बचेगा 6, ठीक है, 6 बचेगा तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 63, फिर से घटाएगा तो 6 बचेगा, 9 सत्ते 63, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 13377, x का मान इतना आ गया, ठीक है, x का मान ये आ गया। निकालना क्या था, निकालना था b का हिस्सा कितना होगा, तो b का देखिए कितना है 3x है, तो यहाँ पे देखिए x का मान निकाल लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x है तो 3 गुने x का मान कितना था 13377, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 सत्ते 21 के एक हाथ में रहा 2, सत्ती 21, 2 23 के 3 हाथ में रहा 2, 3 तिया 9, 10 11 के एक हाथ में रहा 1, 3 तिया 9, 1 10 के 0 हाथ में रहा 1, 3 1 4, यानी कि 40 131, 40 131 देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40 131 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया आंसर, बी का हिस्सा पूछ रहा था तो बी का हिस्सा निकाल दिए, बी का हिस्सा 3x था ना, तो देखिए यहाँ पे बी का हिस्सा क्या था 3x, तो 3x का मान निकाल दिए, कितना गया 40 131, कुछ नहीं था, बस टोटल योग दिया हुआ था तो इसी को काट के x का मान निकाल दिए। आप यहाँ x भी नहीं मान सकते हैं, ठीक है, देखिए x इसलिए हम समझाते इसलिए आपको कि बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, 58 नंबर सवाल। नेक्स्ट है 58 नंबर सवाल। तो देखिए 58 नंबर सवाल बोल रहा है 16/a, ठीक है, बराबर है 1/√0.25। अब ये अंडर रूट देख रहे हैं और अंडर रूट के भी अंदर में पॉइंट है, तो घबराइए मत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका a का मान निकालना है, ठीक है। देखिए ये सवाल भी पूछा गया, जितना भी सवाल हम बताएंगे आपको टोटल सवाल पूछा गया सवाल है, टोटल जितना भी सवाल हम आपको बताएं अभी तक टोटल सवाल पूछा गया, और जो आगे बताएंगे वो सवाल टोटल एग्जाम में पूछा गया सवाल रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 16/a बराबर करते हैं 1/, अब देखिए अंडर रूट है कितना है, अंडर रूट में 0.25 है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उतना हम 0 बैठा देते हैं नीचे, यानी 1/00, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आपको पता है कि 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं 16/a बराबर 1/5/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 5 से काट दीजिए 10 2 बार में, अब ये 2 का जाएगा ऊपर चल जाएगा, यानी कि 16/a बराबर 2/1, 2 से 16 कितना बार में, तो 8 बार में, यानी a का मान यहाँ कितना निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा 8, यही तो निकालना था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा a। कुछ नहीं था, बस पॉइंट हटाइए इसका आंसर पाइए, पॉइंट हटाइए इसका आंसर पाइए, ठीक है। पॉइंट हटा दिए 25/100, 25 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 5/10, 5 से 10 2 बार में, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अब इतना हल्का सवाल आप ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो अगला सवाल देखते हैं 59 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर सवाल, ठीक है। 59 नंबर सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से है। सवाल बहुत अच्छा है। सवाल बोल रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, कुल लाभ या हानि कितना परसेंट हुआ, ठीक है। देखिए लाभ या हानि होगा तो हमेशा सीपी पे होगा, और जब भी डिस्काउंट होगा तो हमेशा अंकित मूल्य पे यानी कि मेन प्राइस पे होगा, याद रखिए, ठीक है। तो देखिए लाभ या हानि पूछ रहा है तो हमेशा सीपी पे होगा। तो यहाँ पे देखिए सीपी यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस आपको बताए थे, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं,
और जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य से जो है ना 25% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, यानी कि देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे एमपी ले लेते हैं मेन प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य से अधिक 25% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, यानी कि क्रय मूल्य तो हमको पता नहीं है तो हम क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब 25% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, यानी कि क्या बोल रहा है 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य यानी कि मेन प्राइस 25% अधिक, तो 100 में 25% जोड़ेंगे तो 125, क्या आ जाएगा 125। अब काट दीजिए, कितना बार में काटिएगा, तो 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, अब निकल गया सीपी और एमपी। ठीक है, यानी कि सीपी कितना है 4 कोई बार और एमपी कितना है मेन प्राइस 5, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 4 और मेन प्राइस है 5। अब सवाल बोल रहा है अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। अब अंकित मूल्य कितना निकल गया 5 निकल गया, अब इस पे ही छूट देगा, 25% छूट देता है, डिस्काउंट देता है। क्या देता है डिस्काउंट, जो मेरा छूट देगा ना, जिस अंकित मूल्य पे जो छूट देगा मेरा, ठीक है, तो वो मेरा सेलिंग प्राइस होगा। तो देखिए यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्या निकालेंगे सेलिंग प्राइस। किस पे छूट दे रहा है, तो मेन प्राइस पे यानी अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है 5, इस पे कितना छूट दे रहा है, तो 25% छूट दे रहा है। कितना परसेंट 25% छूट दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, यानी कि 100 से कम 25%, जब 100 से कम होगा तो 75/100। देखिए छूट देगा, छूट देता है ना, यानी कि घटता है। ठीक है, सवाल में जैसा सवाल बोलता है वैसा कीजिए। यहाँ पे क्या 25% की छूट दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि कम हो रहा है, यानी 100 से कम होगा 25%, यानी 75/100, यानी 75% हटेगा तो 100। अब यहाँ से काटिए 5 से। ठीक है, 5 से कितना बार में 20 बार में। ठीक है, 5 से 20 बार में, 20 25 100। अब 5 से काटिए, 5 से 4, 5 से 75। यहाँ पे देखिए पॉइंट में आ रहा है। ठीक है ना, तो पॉइंट में आएगा तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, कितना आ रहा है 15/4, यानी कि कितना 5 से 100 कितना बार में 20 बार में, 5 20। ठीक है, 5 से 4 15 से, यानी कि 15/4। अब जब 4 को आप 15 से डिवाइड कीजिए कितना बार में आता है, 15 आधी चढ़ती है 12, 4 16। ठीक है, 12, यानी कि 3 पॉइंट देखिए 0। ठीक है, यानी कि 4 से 30 कितना बार में, तो 6 24, 7 28, 7 28, फिर 2, फिर 0, 5 20, यानी कि 3.74 आ रहा है। कितना आ रहा है 3.74, 3.74 पंचक 5 आएगा ना, 3.75, यानी कि अब देखिए यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस कितना निकल गया 3.75, यानी कि 3 रुपया 75 पैसा। कितना निकल गया 3 रुपया 75 पैसा सेलिंग प्राइस निकल गया। अब यहाँ पे आपको पता है कोई वस्तु को हम 4 रुपये में खरीदते हैं और उसको हम बेच रहे हैं इतना रुपया में। अब देखिए ये 4 से कम है ना, सीपी जो सीपी है वो एसपी से कितना अधिक है, तो 0.25। कितना अधिक है 0.25, यानी सीपी से एसपी कम है। सीपी से एसपी कितना कम है, तो 0.25, यानी कि ये 4 है, ये 3.75 है। तो कितना कम है, तो देख लीजिए आप ये जान गए हैं कि मेरा ये प्रॉफिट नहीं होगा, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा ना, ये मेरा होगा ऑप्शन बी या फिर सी होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन कौन होता है, तो कितना कम है। अब तो हानि हो रहा है ना, तो हानि कितना कम है देख लीजिए 0.25, यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 0.25। कितना पे, जब भी लॉस या प्रॉफिट होगा तो हमेशा सीपी पे होता है, /4 गुना 100। ठीक है, अब यहाँ से काट लीजिए 25 अथी कितना बार में, तो 25 बार में। ठीक है, 25 100। अब 0.25 गुना 25 कीजिएगा तो इतना ही आएगा ना। अब ऐसे यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करने नहीं आया तो देख लीजिए, यहाँ से पॉइंट लेंगे तो 00 आएगा। ठीक है, 25 से कितना बार में 25 100, यानी कि 25/4। और जब 25 से 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा देख लीजिए, यहाँ पे 4 से 25, 4 चक 24, 1 पॉइंट देके 0, 4 दूनी 8, फिर 2, फिर 5 चक 20, यानी कि
6.25% क्या हो रहा है, ये मेरा जो है ना लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। ये मेरा क्या हो रहा है, लॉस। देखिए ये पॉइंट में थोड़ा सा आ गया, जैसे कैलकुलेटिव हो गया, ठीक है। ये मेरा 6.25 लॉस हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, आज का लास्ट सवाल, 60 नंबर सवाल, ठीक है। 60 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। सवाल देखिए है 4 पर पावर 3 मल्टीपल है 5 पर पावर 6 इक्वल टू 10 पर पावर m, तो m का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो सर इतना सिंपल सवाल आप दे दिए हैं तो बच्चा जान लीजिए ये सवाल पूछा गया सवाल है, ठीक है, रेलवे में, ठीक है। तो देखिए इससे बताने से पहले हम आपको फार्मूला बताते हैं। फार्मूला ये है कि a पर पावर m गुने a पर पावर n, तो a पर पावर m प्लस n, जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो जुट जाता है। क्या होता है, पावर जुट जाता है। अब देखिए यहाँ पे a पर पावर m भाग a पर पावर n, तो a पर पावर m माइनस n, जब भाग में हो और बेस समान हो तो पावर घट जाता है, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए आप। और एक होता है a पर पावर n पर पावर n, तो हो जाएगा a पर पावर m n, ठीक है, ये भी क्या होता है, गुना हो जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 4 का क्यू गुने 5 पर पावर 6 बराबर 10 पर पावर m है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यू यानी 64 होता है। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 का 4, 64, 16 और 16 चक 64, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 64। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 6, चूँकि 2 पर पावर 6 करने में भी 64 आता है। 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर इसके जगह 2 पर पावर 6 कर देंगे, बट गुना 5 पर पावर 6 ऑलरेडी है बराबर 10 पर पावर m, ठीक है। 10 पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको m का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हाँ वो क्या बताए थे कि बेस जब समान हो ना तब पावर जुटता है। यहाँ देखिए बेस अलग अलग है, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 6 बराबर 10 पर पावर m। अब यहाँ देखिए जब बेस समान हो और बराबर हो तो पावर भी बराबर हो जाता है, यानी m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर मान इसका आ जाएगा 6, यानी m का मान कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं था, कुछ समझना था बात को, ठीक है, जो आप बात को समझ लिए होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। कल से अब देखते हैं, यानी कि कल से अगला वीडियो आपका आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिएगा, तब मैं थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर उठ पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोग जब मोटिवेट लाइक कीजिए नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, तो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि बच्चों नहीं देख रहे हैं, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।